नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के उस दिलचस्प सफर की, जहां शुरुआत विनम्र याचिकाओं से हुई और मंजिल विरोध और क्रांति के रास्ते से मिली। इसे आप एक तरह से मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री की एक क्लास समझ सकते हैं, जो हमें बताएगी कि एक देश ने अपनी आवाज कैसे खोजी और फिर कैसे पाई। बाल गंगाधर तिलक की ये एक लाइन, ये घोषणा असल में उस पूरे बदलाव को बयां करती है जिसकी हम आज पड़ताल करने वाले हैं। मतलब विनम्र अनुरोधों से उठकर क्रांतिकारी मांगों तक पहुंचने का सफर। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। हम इस पूरी कहानी को 5 अलग अलग चरणों में समझेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे कुछ पढ़े लिखे लोगों के बीच शुरू हुई एक बहस देखते ही देखते आजादी के लिए एक बहुत बड़े जनसंघर्ष में बदल गई। तो हमारी कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के बिल्कुल आखिरी दौर में, जब पढ़े लिखे भारतीयों की एक नई पीढ़ी के मन में एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल उठ खड़ा हुआ। आखिर ये भारत है क्या और ये किसके लिए है? और इसी सवाल का एक जवाब था संप्रभुता का विचार। मतलब एक ऐसी ताकत जो अपने फैसले खुद ले, बिना किसी बाहरी दखल के। पूना सार्वजनिक सभा जैसे शुरुआती राजनीतिक समूहों ने इसी आइडिया को आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि भारतीयों को अपने मामले तय करने की पूरी शक्ति मिलनी ही चाहिए। अब हुआ ये कि अंग्रेजों ने एक के बाद एक ऐसे कानून बनाए जिनसे भारतीयों में गुस्सा बढ़ता गया, जैसे कि आर्म्स एक्ट, जिससे भारतीयों से हथियार रखने का हक छीन लिया गया। फिर आया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिसने सरकार की आलोचना करने वाली आवाजों को खामोश करने की कोशिश की। और इन सब ने भारतीय नेताओं को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब एकजुट होना ही पड़ेगा। और इसी सोच का नतीजा था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। तो जब कांग्रेस बनी तो उसके पहले 20 साल, मतलब शुरुआती दौर में कांग्रेस का रास्ता क्रांति का नहीं बल्कि संवैधानिक सुधारों का था। इसका नेतृत्व उन नेताओं ने किया जिन्हें हम आज नरमपंथी या मॉडरेट्स के नाम से जानते हैं। तो ये नरमपंथी नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, ये लोग आखिर मांग क्या रहे थे? देखिए, इन्होंने याचिकाओं और लेखों का रास्ता अपनाया। उन्हें उम्मीद थी कि अंग्रेज उनकी वाजिब मांगों को समझेंगे। ये मांगे सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, बल्कि भारत की गरीबी और प्रशासनिक समस्याओं से भी जुड़ी थीं। लेकिन ये जो चिट्ठियां लिखने और याचिकाओं वाला तरीका था, वो सबको पसंद नहीं आ रहा था। 1890 के दशक तक नेताओं की एक नई पीढ़ी सामने आई जो अब और इंतजार करने को तैयार नहीं थी। वे इन तरीकों को प्रार्थना की राजनीति कहते थे और ज्यादा मजबूत कदम उठाने की बात करने लगे। और ये स्लाइड उस बड़े फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ थे नरमपंथी जो ब्रिटिश न्याय पर भरोसा करते थे, दूसरी तरफ थे गरम दल के नेता तिलक, पाल और लाजपत राय, जिन्होंने कहा अब बहुत हुआ, हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, हमें चाहिए स्वराज। और इस गुस्से की आग में घी का काम किया 1905 में वाइसरॉय कर्जन के फैसले ने, बंगाल का विभाजन। ये एक ऐसा कदम था जिसे बंगालियों को बांटने की सीधी सीधी कोशिश माना गया और इसने पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन की एक लहर पैदा कर दी। और इसी उथल पुथल के बीच 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी। उन्होंने ना सिर्फ बंटवारे का समर्थन किया बल्कि अंग्रेजों से एक बड़ी मांग भी मनवा ली, पृथक निर्वाचक मंडल की। इसका मतलब यह था कि अब मुस्लिम उम्मीदवार को सिर्फ मुस्लिम वोटर ही चुन सकते थे। और यहीं से भारतीय राजनीति में धर्म का समीकरण हमेशा के लिए बदल गया। चलिए अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद का दौर। यहां से आजादी का यह संघर्ष एक बिल्कुल नया मोड़ लेता है। यह अब कुछ नेताओं का नहीं बल्कि एक सच्चा जन आंदोलन बन जाता है। देखिए, पहले विश्व युद्ध ने आम भारतीयों की कमर तोड़ दी। कैसे? अंग्रेजों ने अपना फौजी खर्च पूरा करने के लिए भारतीयों पर जबरदस्त टैक्स लगा दिए। ऊपर से चीजों के दाम आसमान छूने लगे। मतलब आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया था। और इसी गुस्से और परेशानी से भरे माहौल में 1915 में भारत आते हैं महात्मा गांधी। उनके आने के बाद ही देश ने पहली बार सही मायनों में एक अखिल भारतीय जन आंदोलन देखा। 1919 में आया रॉलेट एक्ट, उसके खिलाफ सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग का खौफनाक हत्याकांड और फिर 1920 में शुरू हुआ असहयोग और खिलाफत आंदोलन। और इस आंदोलन की सबसे खास बात यह थी कि ये अब सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि घर की चार दीवारी से निकलकर औरतें भी इसमें शामिल हो रही थीं, जो न सिर्फ ब्रिटिश राज को बल्कि सामाजिक परंपराओं को भी चुनौती दे रही थीं। कर्नाटक की अंबाबाई की कहानी सुनिए। सिर्फ 12 साल की उम्र में शादी हुई, 16 की उम्र में विधवा हो गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के बाहर धरना दिया।
उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, जेल भी गईं, पर बाद में उन्होंने कहा कि वो उनकी जिंदगी का सबसे खुशी का समय था। क्यों? क्योंकि पहली बार उन्हें जिंदगी में एक नया मकसद मिला था, एक पहचान मिली थी। तो एक तरफ गांधी जी का अहिंसक आंदोलन चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह जैसे नौजवान क्रांतिकारी भी थे। उनका मानना था कि आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, बल्कि मजदूरों और किसानों की क्रांति से मिलेगी। उनका नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। अब हम आजादी के संघर्ष के आखिरी दौर में पहुंचते हैं। यहां पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी की मांग तो तेज हो गई, लेकिन अफसोस आंदोलन के अंदर की दरारें भी गहरी होने लगीं। 1930 का ऐतिहासिक नमक मार्च हो या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इन आंदोलनों ने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दी थीं। लेकिन जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही थी, रास्ते और भी पेचीदा होते जा रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि आजादी के लिए जो लड़ाई सबने मिलकर लड़ी थी, उसका अंत एक बटे हुए देश के रूप में क्यों हुआ? इसकी एक बड़ी वजह थी मुस्लिम लीग का डर। उन्हें लगता था कि आजाद भारत में मुसलमान हमेशा के लिए एक माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे। इसलिए 1940 से उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग स्वतंत्र राज्यों की मांग करनी शुरू कर दी। कांग्रेस और लीग के बीच बातचीत की सारी कोशिशें नाकाम रहीं, और फिर 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जो सांप्रदायिक हिंसा भड़की, उसने विभाजन को लगभग तय कर दिया। और फिर आया साल 1947, आजादी का साल। लेकिन ये एक ऐसी आजादी थी जो एक साझा संघर्ष के साथ साथ एक दर्दनाक बंटवारे की कीमत पर मिली थी। आजादी तो मिली, लेकिन अपने साथ बंटवारे का एक ऐसा जख्म लेकर आई जो आज तक भर नहीं पाया है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। आजादी की असल कीमत क्या होती है? और इस तरह के संघर्ष से जो देश पैदा होते हैं, वो अपनी इस मुश्किल विरासत के साथ कैसे आगे बढ़ते हैं?